हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने उन प्रश्नों पे। तो वीडियो शुरू करने के पहले हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वो किन टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, साइंस, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री ज्योग्राफी के प्रश्नों पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं आज के प्रश्नों की। हम यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है: निर्मला सीतारमन, किरण रिजिजू, नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी है, किरेन रिजिजू। इस समय हाल में इन खेल मंत्री हैं। और आपको बता दें कि इसका जो ये खेल इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च करने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व देने के लिए है। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है शारीरिक शिक्षा की। तो आपको हम बता दें कि यह एक कार्यक्रम होता है और यह 25 दिन के लिए चलता है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, ये 25 दिन के लिए चलाया जाता है। और इसकी जो है इसका महत्व किस हिसाब से अधिक है, तो ये आपको बता दें कि शारीरिक शिक्षा शिक्षकों और सामुदायिक प्रशिक्षकों की हर बच्चे तक पहुंचने में, उनके फिटनेस और खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने में प्रमुख भूमिका होती है। मतलब आप यहाँ पे स्पष्ट है कि इस प्रोग्राम के तहत हर बच्चे तक पहुंचकर उन्हें शारीरिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, उनको जो है इसके बारे में जागरूक करना होता है। ठीक, अब यहाँ पे आप बता दें कि फिट इंडिया मूवमेंट इसके तहत जो है, जो शारीरिक शिक्षा होती है वो फिट इंडिया मूवमेंट के तहत अभी हाल में पीएम मोदी द्वारा शुरुआत की गई। ठीक, और यह महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये भी हम जान लेते हैं कि WHO के अनुसार 4 में से एक वयस्क सक्रिय नहीं है। ICMR गैर संचारी रोगों के कारण होने वाली मौतों में वृद्धि हो रही है, इसे केवल शारीरिक गतिविधियों से कम किया जा सकता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 11% महिलाएं और 15% पुरुष हाइपर सेंसिटिव हैं। और फिटनेस व्यायाम उच्च रक्तचाप की स्थिति में सुधार करने में मदद करता है। तो ये सब सारी पॉइंटें थी यहाँ पे जो आप नोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने चर्चा किया फिट इंडिया मूवमेंट की। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की, तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे बात हुई कि यह कार्यक्रम कितने दिन चलता है, तो यहाँ पे वो 25 दिन चलता है, ये आप नोट कर सकते हैं। और इसका मुख्य महत्व क्या है ये भी आप नोट कर सकते हैं। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया। ये सारे क्वेश्चंस थे यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सी टैप निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। पहला है कोस्टा रिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, दूसरा है प्राथमिक सेवा संगठन द्वारा, तीसरा है भारतीय रक्षा संगठन द्वारा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोस्टा रिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। सी टैप इस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। अब आपको बता दें कि सी टैप मतलब इसका नाम है सी, यहाँ पे देखिए आप स्पष्ट रूप से लिखा गया है, सी अलग लिखा गया है और टैप अलग लिखा गया है। तो सी मीन्स कोविड-19 और टैप मीन्स टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। ठीक, यहाँ पे आप इसे नोट कर सकते हैं, कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल है इसका पूरा नाम। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि यह वैश्विक समुदाय के लिए सूचना वैज्ञानिकों को ज्ञान और बौद्धिक संपदा के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करती हैं। ठीक, और लगभग 30 देशों, संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों में सी टैप का समर्थन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे कि हमने आपसे बताया कि लगभग 30 देशों के संस्थानों ने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के भागीदारों ने इसमें इसका समर्थन करने के लिए हस्ताक्षर किया है। और इस पहल का उद्देश्य टीकों, प्रशिक्षणों, स्वास्थ्य
प्रौद्योगिकियों और उपचारों को बनाना है। ठीक, अब यहाँ पे आंसर में जैसे हमने आपको बताया कि कोस्टा रिका कोस्टा रिका कोस्टा रिका के बारे में बात हुई, तो आपको बता दें कि कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वार्डो द्वारा यह प्रस्तावित की गई थी। ठीक, इसकी जो शुरुआत की गई थी या इसका जो इसके सबसे पहले प्रस्तावना रखा गया वो इसके राष्ट्रपति कार्लोस अल्वार्डो द्वारा प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 31 मई, 26 जुलाई, 5 जून और 3 जून। आपका सही आंसर है 3 जून। 3 जून को हम विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि इसकी घोषणा किसने की, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और कब की गई थी? 2018 में की गई थी, आज ही के दिन, मतलब कि 3 जून के दिन। ठीक, अब इसकी पहल किसने की, तो आपको बता दें अमेरिका के मोंटगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लेस्जेक सिविल्की और उनकी सोशलॉजी की कक्षा ने याचिका की थी। जो सबसे पहले याचिका की गई थी वो अमेरिका के प्रोफेसर द्वारा की गई थी, और इस अभियान को, या आप कह सकते हैं इस अभियान में तुर्कमेनिस्तान समेत 56 देशों का सहयोग प्राप्त हुआ था। ठीक, और यहाँ पे साइकिल दिवस का महत्व क्या होता है ये आप नोट कर सकते हैं। तो इसका महत्व साइकिल परिवहन का स्वच्छ एवं सस्ता माध्यम है। यह फिटनेस की दृष्टि से भी उपयोगी है और इससे देशों को कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलेगी। ठीक, ये सारी विशेषताएं साइकिल की हैं, और इसके जो रोचक तथ्य हैं वो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि नीदरलैंड की जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम, 40% लोग दफ्तर पर जाने के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं। नीदरलैंड की राजधानी में 40% लोग दफ्तर जाने के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं, और यह संख्या विश्व में सर्वाधिक है। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, तो आप नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने 2 जून को किस क्षेत्र में 3 नई योजनाएं लॉन्च की? दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, शिक्षा और कला सांस्कृतिक। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत सरकार ने 2 जून को इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में 3 नई योजनाएं लॉन्च की हैं। अब उस योजनाओं को हम जान लेते हैं। तो यह योजनाएं, सबसे पहले तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये योजनाएं लॉन्च की थी। अब वो योजनाओं का नाम जान लेते हैं। तो पहला योजना है उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन योजना, दूसरा है क्लस्टर स्कीम EMC 2.0, और तीसरा है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। स्पेस के द्वारा ये किया गया था। अब आपको बता दें कि इसमें जो भारत सरकार ने 2 जून को 3 नई योजनाएं लॉन्च की हैं वो मार्च 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इन योजनाओं को मंजूरी दी गई थी पहले ही। ठीक, और 2025 तक मोबाइल फ़ोन को और उनके पुर्जों के विनिर्माण को लगभग 10 लाख करोड़ तक बढ़ाने की उम्मीद है, और यह योजना 5 लाख प्रत्यक्ष और 15 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन करने में मदद करेगी। अब यहाँ पे बात हुई है उत्पादन लिमिटेड प्रोत्साहन योजना। तो दूसरी योजना है ये। दूसरी योजना के बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो इसमें भारत में निर्मित माल को 4% से 6% की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। ठीक, यहाँ पे स्पेसेस और EMC 2.0 की हमने बात की थी, तो हम बात कर लेते हैं स्पेसेस की पहले। तो इसके अंतर्गत पूंजी व्यय पर 25% को प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। ठीक, और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, प्रदर्शन, निर्माण आदि तक विस्तारित हो गई है।
अब यहाँ पे EMC 2.0 की बात कही गई है, तो EMC 2.0 के बारे में हम पढ़ लेते हैं। यह विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे को बनाने में सहायता करेगा और यह योजना वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं और उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को आकर्षित करने में मदद करेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही, तो आपको हम बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है और पहले नंबर पर चीन आता है। यहाँ पे हमने आपसे कुछ दिन पहले अभी डिस्कस किया था। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली, जगदीश बावला, रविंद्र कुमार सिन्हा और राजेंद्र सिंह। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है रविंद्र कुमार सिन्हा। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। रविंद्र कुमार सिन्हा को हम डॉल्फिन मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जानते हैं। बिहार के रहने वाले हैं ये, और डॉल्फिन के संरक्षण एवं सर्वे पर किए गए अथक प्रयासों के चलते इस संज्ञा से अभिहित किया गया है इन्हें। और इनके अनुसार राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन मतलब स्तनधारी मछलियों की सर्वाधिक संख्या बिहार में पाई जाती है। यहाँ आप नोट कर सकते हैं कि इसकी सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, तो यह बिहार में पाई जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई STIP नीति तैयार करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा या केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है भारत सरकार द्वारा। ठीक, भारत सरकार द्वारा नई STIP नीति तैयार करने की घोषणा की गई। STIP का पूरा नाम पहले हम जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम साइंस टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय संयुक्त रूप से राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 तैयार करेगा। ठीक, अब साथ ही साथ आपको बता दें कि इस नीति को बॉटम अप विकेंद्रीकृत प्रक्रिया में तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे नीति की बात हुई थी कि किस नीति से तैयार किया गया है, तो आपको बता दें कि 5वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति भारत सरकार द्वारा बनाई जाएगी, क्योंकि देश और दुनिया कोविड-19 महामारी की समस्याओं से निपट रही है। इस नीति को 4 इंटरलिंक्ड ट्रैक्ट में तैयार किया जाएगा। ठीक, और साथ ही साथ जो मुख्य पॉइंट है कि लगभग 25 पॉलिसी रिसर्च फेलो और विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े वैज्ञानिक नीति बनाने में शामिल होंगे। इस नीति में कोविड-19 से सीखे गए सबक भी शामिल होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम वन महोत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया था? राधा कृष्णन, KM मुंशी, गिरधारी लाल और बंगारी मथाई? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है KM मुंशी। KM मुंशी द्वारा सर्वप्रथम वन महोत्सव शुरू किया गया था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यह कब शुरू किया गया था, तो यह 1950 में शुरू किया गया था। और KM मुंशी को वन का जन्मदाता भी कहा जाता है, वन महोत्सव का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक, अब आपको बता दें कि कृषि मंत्री KM मुंशी ने 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन चालू किया था, जिसका नाम वन महोत्सव रखा गया। ठीक, यहाँ पे वन महोत्सव का नाम क्यों रखा गया ये हमने आपको बताया। और उस समय KM मुंशी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य मानव द्वारा निर्मित वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना व जनता में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति पैदा करना है। ठीक, यह आंदोलन अभी चालू है और प्रतिवर्ष पूरे देश में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1982 में, 1988 में, 1952 में, 1971 में? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 1982 में। ठीक, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 में की गई थी। कहाँ की गई थी, तो आप ये नोट कर सकते हैं
कि भोपाल में की गई थी। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय सरकार ने भोपाल, मतलब ये मध्य प्रदेश में स्थित है भोपाल, भोपाल में एक वन प्रबंधन समाधान संस्थान स्थापित किया। और दूसरा है, यह संस्थान एशिया में व शायद संसार में प्रथम संस्थान है जो केस स्टडी व अनुसंधान के स्थान पर पढ़ाने का कार्य करती है। और तीसरा पॉइंट यह है कि यह विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है तथा वन प्रबंधन पर स्नातकोत्तर व डायरेक्टर की उपाधि प्रदान करने की व्यवस्था कर रहा है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो NBPCR कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, लखनऊ में कि अहमदाबाद में? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है नई दिल्ली में। ठीक, नई दिल्ली में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो की स्थापना हुई। और यह कब हुई थी? तो आपको बता दें कि 1976 में हुई थी। इसकी स्थापना सबसे पहले 1976 में हुई थी और नई दिल्ली में हुई थी। और इसकी स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर पौधे के आनुवंशिक संस्थानों के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में किया गया था। इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित हैं, जो कि शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, अंकोला, शिलांग, भोवाली, कटक, हैदराबाद, रांची, श्रीनगर में स्थित हैं। ठीक, अब साथ ही साथ जो है आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो ये स्थिति की बात की जा रही है तो नई दिल्ली में स्थित है। ये नई दिल्ली के इसमें जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक, नई दिल्ली भारत की राजधानी है और वहाँ पे कई ऐसे दार्शनिक स्थान हैं जो कि घूमने लायक हैं, जो कि आपके इतिहास के पन्नों पर अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब व कहाँ हुई? तो यहाँ पे पूछा गया कब व कहाँ हुई। 4 ऑप्शन दिया गया है, 1988 हैदराबाद, 1965 देहरादून, 1965 कोयम्बटूर और 1975 देहरादून। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है 1965 देहरादून। ठीक, अब साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि राज्य सरकारों के अधिकारी एवं अन्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं, कार्यकारियों को लकड़ी काटने का प्रशिक्षण देने के लिए ये स्थापित किया जा रहा है और इसके पहले किया गया भी था। और यह संस्था लकड़ी प्राप्त करने के आधुनिक तरीकों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण देती है। नए नए तरीके से कैसे लकड़ी को काटा जाए इसका ये प्रशिक्षण देती है। अब तक यह संस्था लगभग 2500 से अधिक वन अधिकारियों व अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दे चुकी है। ठीक, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि कितने लोगों को प्रशिक्षण दे चुकी है, तो 2500 लोग हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो चलते चलते हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एक लाइन में ही आपको जो है मिल जाएंगे। तो इसका आपको अपने मन में ही सोच के इसका उत्तर देना है। तो चलिए हम अब बात करते हैं अपने एक लाइन के प्रश्नों। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं अपने कुछ प्रश्नों पर, जो कि हम बात करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पे, जो कि 1 लाइनर में है और आपको सोचना है, इसका भली भांति आपको आंसर देना है। जो आपको इसका आंसर जिसमें समझ में नहीं आता है उसे आप नोट कर लीजिएगा। आप चाहे तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं या आप इसे फिर से हमारा वीडियो देख के समझ सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 1852 में, 1856 में, 1858 में और 1860 में। तो इन चारों में से आपका आंसर कौन सा सही हो सकता है? यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है 1858, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। ठीक, आपने इसको आंसर से मिला लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रगान गाया था, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया था,
पहली बार तिरंगा लहराया गया और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से वो किस लिए फेमस हुए थे, किस लिए विख्यात हुए थे? आपका आंसर क्या है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है कि पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। ठीक, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। राष्ट्रीय गीत में उन्होंने वंदे मातरम गाया था। 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान जो था वो वंदे मातरम था। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आंसर, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलन बोरो। तो इन चारों में से आपका आंसर क्या होगा? इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको कि ये 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? डच के द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा कि पुर्तगाली के द्वारा? आपका आंसर इसमें क्या होगा? यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है जिसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगाली के द्वारा। ठीक, पुर्तगाली 20वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने जब नेविसर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी, ठीक, उसे हम पुर्तगाली से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता था और उन्हें आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर असाधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इन चारों में से आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड और उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा? इसमें जो सही आंसर है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, अब आपको बता दें कि 13 अप्रैल 1919 से आहत होकर यह उपाधि वापस कर दी थी उन्होंने। 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी से ये आहत होकर यह उपाधि वापस कर दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चैमफोर्ड को पत्र लिखा था और यह उपाधि उन्हें 1915 में ब्रिटिश सरकार ने दी थी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916 और कलकत्ता अधिवेशन 1917। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक, अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। अब इसके बारे में आपको बता दें कि 1916 इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो घड़ों गर्म व नर्म दल को वार्ता के लिए मंच पर लाया गया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? कोच्चि में, चिनसुरा में, सूरत में कि चेन्नई में? तो इन चारों में से आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोच्चि में। ठीक, केरल के एर्नाकुलम में यह स्थित है और कोच्चि फोर्ट है। ठीक, कोच्चि फोर्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना आंसर इससे मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। तो इन चारों में से आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोलकुंडा। ठीक, गोलकुंडा में 1632 में 500 रुपये पैगोड प्रति वर्ष की शुल्क से इन्होंने यह फरमान जारी किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध। तो इन चारों में से आपका आंसर कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध। ठीक, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। अब इसके बारे में आपको बता दें तो प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, और इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, दोनों पक्ष का हस्ताक्षर हुआ था और इस संधि द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेत और ब्रोंज पर अपना नियंत्रण कायम रखा। ठीक, अब दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। क्योंकि आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अधिक जानकारी हेतु हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ की लिंक आप तक लगातार पहुंचती रहे और आप हमारे हर वीडियो को देख सकें। तो कल मिलते हैं इसी टाइम कुछ नया लेके, कुछ खास लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।